नमस्ते बच्चों। बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ विभा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SRK गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद। हमने बच्चों लोकमान्य तिलक के राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार पर चर्चा की और हमने तिलक और गोखले का अंतर भी देखा। आज हम लोकमान्य तिलक का भारतीय राजनीति को क्या योगदान रहा, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग की शुरुआत 1915 से हुई, लेकिन गांधी युग से पूर्व के जो टाइम था उसमें सबसे अधिक प्रभावित किसी ने किया तो वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही थे। तो हम उन्होंने भारतीय राजनीति को क्या देन दी, उसको हम निम्न बिंदुओं में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला देखिए बच्चों, व्यक्तित्व और चरित्र का आदर्श उदाहरण थे वे। आपने भी सुना होगा कि कथनी से करनी अधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इस आधार पे हम देखें तो भारतीय जनता को तिलक का सबसे बड़ा योगदान तो वह है उनका व्यक्तित्व और चरित्र। उनमें उद्देश्य की दृढ़ता, इच्छा शक्ति की प्रबलता और कमजोर शरीर में वृक्ष के समान कठोर आत्मा आदि सब कुछ था। और इन सब के मूल में देश की स्वतंत्रता के प्रति अडिग भक्ति उनके स्वभाव में था। सरकार ने प्रतिशोध की भावना से उन्हें कठोर दंड दिए और उन्होंने इसे हंसते हंसते सहन कर लिया। तिलक को अपने धर्म, देश, इतिहास पर बहुत अधिक गर्व था और इस मनोस्थिति ने उन्हें भारी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भर दिया। वर्षों तक निरंतर परिश्रम करने और मातृभूमि के लिए घोर कष्ट सहन करने के कारण उनका व्यक्तित्व और चरित्र एक विशेष प्रकार की गंभीरता और ओज से परिपूर्ण हो गया। इसलिए भारतीय युवकों के मन में उनके लिए गहरा सम्मान था। वे महान पंडित और महान ऋषि थे। व्यवहारिक राजनीति और दार्शनिक दृष्टि दोनों का उनमें समन्वय था। उनके व्यक्तित्व और चरित्र के लिए दिनकर ने कहा है, दिशा दीप्त हो उठी पाकर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। वस्तुतः वे गीता के अर्थ में विभूति थे। भारत में राजनीतिक चेतना जागृत करने और देश की मुक्ति में तिलक के व्यक्तित्व और चरित्र का भारी योगदान था। फिर देखिए बच्चों, सेकंड जो उनका योगदान है वो है कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन तिलक के द्वारा किए गए। आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, जब तिलक ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया उस समय कांग्रेस मुख्यतः मध्यम वर्ग का संगठन था और इस संगठन के सदस्य ब्रिटेन की सहानुभूति और समर्थन की याचना करते रहते थे। तिलक चाहते थे कि कांग्रेस की जड़ें जनता के जीवन में व्याप्त हो। तिलक ने निम्न मध्यम वर्ग को कुछ हद तक साधारण जनता को भी कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का प्रयत्न किया और कुछ हद तक वे सफल भी रहे। सन 1908 में तिलक के लिए 6 वर्ष के कारावास का समाचार सुनकर देश में अनेक स्थानों पर जनता सुप्त हो गई। तिलक ने याचना की पद्धति के स्थान पर स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया और जनता को शांतिपूर्ण जन आंदोलन का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नारा दिया, आप अच्छे से जानते हैं क्या, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा, आप विदेशी शासन पर अपने पर शासन करने में सहयोग न दें। इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का रूपांतरण कर उसे विदेशी शासन और नौकरशाही के विरुद्ध एक शक्तिशाली मोर्चे में परिणत कर दिया। उन्होंने अपने कार्यों में से शक्तिशाली भारत राष्ट्र की नींव का निर्माण किया। फिर देखिए बच्चों, राजनीति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण भी तिलक के विचारों में परिलक्षित होता है। तिलक कोरे आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी नहीं थे, वरन उनमें राजनीतिक यथार्थता की गहरी सूझबूझ थी। सन 1916 के लखनऊ समझौते और स्वशासन से संबंधित कांग्रेस लीग योजना का समर्थन तथा कांग्रेस लोकतांत्रिक दल के घोषणा पत्र आदि से प्रमाणित होता है कि तिलक में अपने समय की समस्याओं को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखने समझने की प्रतिभा थी। तिलक
को आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा गया है। उनका विचार था कि लक्ष्य के श्रेष्ठ होने पर सभी साधन अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो सभी श्रेष्ठ है और भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सभी साधन अपनाए जा सकते हैं। तिलक का कथन था कि महापुरुष सामान्य नैतिक सिद्धांतों से ऊपर होते हैं। गीता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, यदि हम स्वार्थ भावनाओं से प्रेरित नहीं तो अपने गुरुजनों और संबंधियों की हत्या में भी कोई पाप नहीं होगा। लेकिन तिलक के इन विचारों के आधार पर उन्हें भारत का मैकियावेली नहीं कहा जा सकता। यंग इंडियन में तिलक ने लिखा था, उनका विचार यह नहीं है कि राजनीति में सभी कुछ ठीक होता है, वरन उनका विचार केवल यह है कि धम्म पद से प्रतिपादित घृणा पर प्रेम से विजय प्राप्त करने का बुद्धिवादी सिद्धांत सभी परिस्थितियों में नहीं अपनाया जा सकता। वे हॉब्स या मैकियावेली की तरह कुटिलता और धूर्तता के उपदेशक नहीं थे, वरन यथार्थवादी और निष्काम कर्म के उपदेशक थे। फिर देखिए बच्चों, वे महान लोकतंत्रवादी थे। गांधी जी ने कहा कि लोकतंत्र के सिद्धांत तथा व्यवहारों में तिलक के प्रतिपत्ति एकदम आश्चर्यजनक थी। तिलक सन 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के आधार पर परिषदों में प्रवेश करने के कार्यक्रम को स्वीकार कर चुके थे। उनका कहना था कि सुधार अधिनियम अनेक दृष्टि से अपर्याप्त होने पर भी देश के राजनीतिक आंदोलन की सफलता का द्योतक है। यह सफलता कितनी ही सीमित क्यों न हो, तिलक द्वारा अपनाया गया शांतिपूर्ण आंदोलन का मार्ग भी लोकतांत्रिक सीमाओं के अंतर्गत ही था। फिर वे दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। भारतीय राष्ट्र के महान निर्माताओं में से थे। स्वराज्य की बात करने लगे थे वे तब जब कोई सोच भी नहीं सकता था। वे हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते थे। कांग्रेस लोकतांत्रिक दल के घोषणा पत्र पे उन्होंने रेल मार्गों के राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत को स्वीकार किया और राजनीति को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर खड़ा करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने भारतीय श्रमिक आंदोलन के राजनीतिक महत्व को भी स्वीकार करके दूरदर्शिता का परिचय दिया। सन 1916 के लखनऊ समझौते में मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव उन्होंने एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में ही स्वीकार किया था। फिर देखिए बच्चों, लोकमान्य तिलक को सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रणेता भी माना जाता है। वे पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करने का तत्व उनके भले ही उनके चिंतन में नहीं था, लेकिन कुछ सीमा तक तो 1895 से ही अधिक गहरे रूप में सन 1905 में वे भूमिहीन कृषकों और श्रमिकों की दयनीय स्थिति में सुधार की तीव्र आवश्यकता महसूस करने लगे थे। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में अकाल और प्लेग की परिस्थितियों में तथा जीवन पर्यंत जनता के दुख दर्द को उन्होंने अपना दुख दर्द समझा। उनका विश्वास था कि भारत की स्वाधीनता में श्रमिकों की भूमिका हरावल की रहेगी। वे रूस के श्रमिकों द्वारा सन 1905 में की गई आम हड़ताल से प्रेरणा प्राप्त कर श्रमिकों को जागृत कर रहे थे। एक बार साम्यवाद से आतंकित प्रश्नकर्ता को उनका उत्तर था कि भारत को साम्यवाद से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके सिद्धांत तो शाश्वत सिद्धांत है। गीता में भी कहा गया है कि यदि किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो वह दूसरों की हितार्थ धरोहर के समान है। वस्तुतः वे समाजवाद और साम्यवाद के प्रति नहीं, वरन समाज के सबसे अधिक कमजोर व्यक्तियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध थे। वास्तव में वे महात्मा गांधी के पूर्ववर्ती थे। महात्मा गांधी ने तिलक की मृत्यु के बाद जितने भी आंदोलन किए, ये सब तिलक ने पहले ही किए थे। लगाम न देने का आंदोलन, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, शराबबंदी और स्वदेशी, इन सबका सर्वप्रथम प्रचार तिलक ने ही किया था। आगे वे लिखते हैं, उनका जीवन दिव्य जीवन था और उन्होंने देशवासियों ने उन्हें न केवल लोकमान्य की उपाधि दी, वरन उन्हें तिलक भगवान कह के भी पुकारा। वे चारों ओर से अंधेरे में प्रकाश की ज्योति की तरह सामने आए। वस्तुस्थिति ये थी
कि गांधी ने गोखले को अपना गुरु माना, लेकिन जन सामान्य उनके क्रियाकलापों में तिलक का ही दर्शन करता रहा। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राजनीति की देन हम अच्छे से कर चुके हैं। एक बार हम दोहरा लेते हैं। उन्होंने व्यक्तित्व और चरित्र का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन किया, राजनीति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण रखा, महान लोकतंत्रवादी थे, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे और सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रणेता थे। आज के लिए बच्चों इतना ही। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक चैप्टर हमारे समाप्त हो चुका है। अब हम महात्मा गांधी का न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। आप इसे पढ़ें और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें पूछें। धन्यवाद।